नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का प्रचार अब जोरों पर है। 4 अप्रैल को जहां पहला मतदान है, वहां आर पार का प्रचार घमासान है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 दिन में 7 सभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अंदाज बदला हुआ लगा। बिहार में जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव और उनके राज पर तल्ख निज हमले किए थे, वैसा तरुण गोगोई पर नहीं किया। एक हिसाब से भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस नहीं बनने दिया है। भाजपा की रणनीति बदली है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपनी लड़ाई नरेंद्र मोदी से बताई, मगर मोदी ने पलटकर कहा कि उनकी लड़ाई गोगोई से नहीं बल्कि गरीबी से है। शायद वजह यह है कि 5 राज्यों में लड़ाई बिखरी हुई है। कांटे की लड़ाई पश्चिम बंगाल और केरल में है। ममता बनर्जी का हल्ला बोल अधिक मुखर है। वे अपनी सरकार की उपलब्धियों या कामकाज से ज्यादा लेफ्ट व कांग्रेस के साझा चक्रव्यूह को मुद्दा बना रही है। दिलचस्प उठापटक तमिलनाडु में है। वहां अब चुनाव 4 कोणी हो गया है। इससे जयललिता को फायदा है। केरल में भाजपा फैक्टर कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों का खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। उस नाते 5 राज्यों के प्रचार की तस्वीर में कॉमन या कि साझा खूबियां कम है। यह चुनाव बिखरा हुआ अधिक है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। जिस तरह से अमित शाह भाजपा के केंद्रीय संगठन में यथास्थिति बनाए रखते हुए काम कर रही हैं, वैसे ही कहा जा रहा है कि प्रदेशों में भी भाजपा संगठन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा पुराने अध्यक्षों से ही काम चलाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुराने अध्यक्ष रिपीट हुए हैं और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 3 राज्यों बिहार, झारखंड और दिल्ली में मौजूदा अध्यक्षों को बनाए रखने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि बिहार में फिर से मंगल पांडे ही अध्यक्ष बने रहेंगे। भाजपा ने अति पिछड़ा समुदाय के नेता प्रेम कुमार को विधानसभा में विधायक दल का नेता बना दिया है और सुशील मोदी विधान परिषद में नेता हैं। उनके अलावा ब्राह्मण को छोड़कर लगभग सभी बड़ी जातियों के नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। सो ये तय माना जा रहा है कि प्रदेश में ब्राह्मण अध्यक्ष ही रहेगा और इस नाते मंगल पांडे की दोबारा ताजपोशी की चर्चा है। इसी तरह झारखंड में रविंद्र राय को फिर से अध्यक्ष बनाए रखने की खबर है। झारखंड और बिहार के समीकरण का असर उत्तर प्रदेश पर होगा। भाजपा चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में भूमिहार अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती है, इसलिए झारखंड में रविंद्र राय के बने रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जरूर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका फैसला भी अभी तत्काल नहीं होगा। पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि अगड़ा, पिछड़ा या अति पिछड़ा में से किसे कमान दी जाए। दिल्ली में सतीश उपाध्याय के भी बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक विकल्प है और वो है अपनी सरकार बनाना। केंद्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए रख सकती है। राष्ट्रपति शासन लगा रहा तो केंद्र को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी करानी होगी, जो कि संभव नहीं है। सरकार राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी नहीं करा पाएगी। दूसरी ओर भाजपा की सरकार बनने में बड़ी बाधा यह है कि स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है। अगर अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी और तब वापस हरीश रावत की सरकार बहाल हो सकती है। तभी इस अभियान में लगे भाजपा के नेता 6 विधायकों वाले गठबंधन पीडीपी को तोड़ने में लगे हैं। अगर उसके कुछ विधायक भाजपा की ओर आ जाते हैं तो वह राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। वैसे भाजपा के नेता इस उम्मीद में हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बागी विधायकों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। बहरहाल उससे पहले ही भाजपा के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की रस्साकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस के बागी हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस पर प्रदेश के दूसरे ठाकुर नेता सतपाल महाराज भड़के हैं। वे खुद भी सीएम पद के दावेदार हैं। दूसरी ओर प्रदेश के ज्यादातर नेता मानते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक ही मौजूदा समय में सरकार बनाकर चला सकते हैं। कांग्रेस के 2 बागी नेता हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा भी अघोषित दावेदार हैं।
केंद्र सरकार क्या चुनाव सुधारों की पहल करने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं की बैठक में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होने हैं। इससे सरकारी खर्च भी कम होगा और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी बरसों से इसकी मांग करते रही हैं। उन्होंने कई बार कई मंचों पर कहा कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने इसकी याद दिलाई है और वे चाहते हैं कि इस पर चर्चा में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भी शामिल किया जाए। जाहिर है, अगर इस तरह की कोई पहल होती है तो सारी पार्टियों की रजामंदी से ही होगी। सारे चुनाव एक साथ कराने के अलावा केंद्र सरकार कुछ और सुधारों की पहल कर सकती है। राज्यों के स्तर पर हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकारों ने स्थानीय निकायों में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का आधार तय किया है। सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर मुहर लगाई है। इसी तरह गुजरात सरकार कई वर्षों से अनिवार्य मतदान का प्रयोग करना चाहती है। बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य मतदान के प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के बारे में भी विचार हो सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते ही उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए जाने का प्रस्ताव भी विचार के लिए लाया गया है। अभी सजा होने के बाद ही किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मसले पर दुनिया भर के देशों में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि दुनिया के देशों को ये नजरिया छोड़ना है कि उसका आतंकवादी हमारा आतंकवादी नहीं है। मोदी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से दिए रात्रि भोज के दौरान गुरुवार को कहा कि आतंकवाद का आज पूरी दुनिया में नेटवर्क है और ब्रुसेल्स में हाल में हुए हमले से ये भी जाहिर हुआ है कि परमाणु सुरक्षा के लिहाज से आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने वास्तविक सहयोग बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि ये सोच छोड़नी होगी कि आतंकवाद किसी और की समस्या है। रात्रि भोज में करीब 20 देशों के प्रमुख शामिल हुए। मोदी राष्ट्रपति ओबामा के बगल में बैठे थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे की वजह से परमाणु सुरक्षा हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के तहत काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुफा में आतंकवादी को खोजने का समय अब नहीं है। अब हमारा पाला ऐसे आतंकवादियों से पड़ा है जो कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से लैस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। कोलकाता में बन रहे एक फ्लाईओवर के गिर जाने की घटना के बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने इसके बाद ममता बनर्जी से फोन पर बात की और मदद का भरोसा दिया। इस घटना में 24 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। इस बीच पुलिस ने पुल बनाने वाली कंपनी के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरी ओर पुल का निर्माण कर रही कंपनी ने बम विस्फोट के जरिए पुल को गिराए जाने की आशंका जताई है। इससे पहले कल कंपनी ने पुल गिरने को दैवीय घटना करार दिया था। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज के लिए खर्च के प्राधिकार को लेकर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। उत्तराखंड विनियोग अध्यादेश को कल राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। एक सरकारी अधिसूचना के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। इस अध्यादेश के जरिए वित्त वर्ष 2016-17 में राष्ट्रपति शासन की अवधि में खर्च में उत्तराखंड राज्य की समेकित निधि से कुछ राशि निकालने की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस ने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा 18 मार्च को ही विनियोग विधेयक पारित कर चुकी है और स्पीकर ने इसकी घोषणा भी की थी। बहरहाल अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यादेश जारी किया जाता है क्योंकि संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि उत्तराखंड राज्य के वित्तीय कामकाज के समय से संचालन के लिए तत्काल कदम उठाते हुए उनके लिए ऐसा करना आवश्यक है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के 9 बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। इस याचिका पर अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। कांग्रेस के 9 में से 6 बागी विधायकों ने 30 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की, जबकि राष्ट्रपति शासन ने राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया है। जस्टिस यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस विधायकों की विधानसभा से अयोग्यता की स्थिति फिलहाल 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई पहल करते हुए अपनी सरकार में खुशहाली मंत्रालय बनाया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके आज इसका ऐलान किया। चौहान ने ट्वीट करके इस मंत्रालय का मकसद बताया और कहा कि व्यक्ति की खुशी के लिए समृद्धि के अलावा और भी कई कारण होते हैं। प्रदेश वासियों की समृद्धि के साथ उनके जीवन में खुशी के लिए प्रयास करेंगे। एक दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रदेश के लोगों के जीवन में हर स्तर पर खुशहाली के लिए हैप्पीनेस मिनिस्ट्री होगी, जिसके माध्यम से व्यक्ति को सकारात्मक वातावरण दिया जाएगा। तीसरे ट्वीट में शिवराज सिंह
चौहान ने लिखा कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षण संस्थाओं का वातावरण अच्छा हो, विपरीत परिस्थितियों में लोग हौसला न छोड़े, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के चुनाव गैर भाजपाई पार्टियों के लिए अधिक अहम है। कांग्रेस, लेफ्ट और क्षेत्रीय पार्टियों में ही आपसी मुकाबला है, पर इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी मेहनत कर रहे हैं उसके कई मतलब है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का कुछ भी दांव पर नहीं है। 5 राज्यों की 818 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से भाजपा के पास सिर्फ 6 सीटें हैं। जाहिर है उसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हासिल करने के लिए कम से कम एक राज्य है। असम में भाजपा को जीतकर सरकार बनाने की उम्मीद है, तो केरल में खाता खुलने की उम्मीद है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी भाजपा अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। असल में असम छोड़कर भाजपा किसी राज्य में मुख्य लड़ाई में नहीं है, इसलिए चुनाव का फोकस भाजपा या केंद्र सरकार के ऊपर नहीं बन पाया है। ये भाजपा के लिए आदर्श स्थिति है। इससे पहले दिल्ली और बिहार दोनों चुनावों में फोकस भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बना था। इससे भाजपा और मोदी विरोधी ताकतों और मतदाताओं को भी एक होने का मौका मिला था। इस बार के चुनाव में खास बात ये है कि असम छोड़कर कहीं भी भाजपा के ऊपर निशाना नहीं है। असम में जरूर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के निशाने पर भाजपा है। भाजपा ने भी असम में 3 पार्टियों का गठबंधन बनाया है, जिससे वह मुख्य मुकाबले में है। इसलिए वहाँ प्रचार पर प्रधानमंत्री मोदी भी ध्यान दे रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी जोर लगाया है। असम की संभावना देखकर ही पार्टी ने स्थानीय नेता सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री का दावेदार पेश किया है। गौरतलब है कि भाजपा ने सिर्फ असम में ही सीएम का दावेदार प्रोजेक्ट किया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल और केरल की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे की पार्टियां तालमेल करके लड़ रही हैं, तो केरल में दोनों का मोर्चा आमने सामने लड़ रहा है। बंगाल में दोनों पार्टियां मिलकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला कर रही हैं, तो केरल में कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मसले पर सीपीएम ने मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी इस विरोधाभास को लेकर कांग्रेस और सीपीएम को निशाना बना रही हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा हाशिए की पार्टी है। ध्रुवीकरण होने की स्थिति में भाजपा के लिए बहुत संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा का मकसद सिर्फ उपस्थिति दिखाने का है। केरल में एजवा समुदाय के नेता नतेशन के साथ तालमेल का फायदा भी भाजपा को मिल सकता है, लेकिन बुनियादी रूप से इन दोनों राज्यों में सीपीएम और पूरे वाम मोर्चे का भविष्य दांव पर लगा है। उधर तमिलनाडु में 4 कोणीय मुकाबला बन गया है। पहले लग रहा था कि 3 ही मोर्चे होंगे, लेकिन डीएमडीके नेता कैप्टन विजयकांत के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने पीएमके, एमडीएमके और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया है। चौथा मोर्चा भाजपा का है। भाजपा ने भले ही 4 कोणीय मुकाबला बनाया है, लेकिन असली लड़ाई त्रिकोणात्मक है। 3 तमिल पार्टियों अन्ना डीएमके, डीएमके और डीएमडीके का असली मुकाबला होगा। करुणानिधि की तमाम कोशिशों के बावजूद डीएमडीके से अलायंस नहीं होने से डीएमके का मोर्चा कमजोर हुआ है। इससे जयललिता को बढ़त मिली है। पुडुचेरी छोटा सा राज्य है और तमिलनाडु के माहौल का असर उस पर होता है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का मुकाबला अन्ना डीएमके और कांग्रेस से होना है। सो 5 राज्यों में चुनाव का माहौल और गठबंधन सब अलग अलग है और इसलिए सभी पार्टियों की प्रचार थीम भी अलग अलग है, सिवाय भाजपा के। 5 राज्यों में भाजपा की एक थीम राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का प्रचार है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी और जयललिता अकेले अपने दम पर जैसी राजनीति करती रही हैं, उस नाते विधानसभा के ये चुनाव 2019 के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर ये दोनों परेशानी में नहीं दिखलाई देती है, बावजूद इसके जमीनी हकीकत के कयास कई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, विधानसभा के चुनावों में अब प्रचार जोरों पर है। इस प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कुछ क्या बदला हुआ लगता है आपको? देखिए, हर चुनाव मतलब अलग इशू है। मतलब हर एक राज्य में एक तरीके से चुनाव का स्ट्रेटेजी
भाजपा करते हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो स्ट्रैटेजी, वो असम में वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जहां जहां चुनाव हो रहा है 5 राज्य में हो रहा है, आप असम बोलिए, बंगाल बोलिए, केरल बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, जहां भी, पंडिचेरी तो छोटी जगह है, हर जगह ये भाजपा का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो भाजपा के लिए ये नॉन बेस एरिया है, और यहाँ भाजपा का मतलब ऐसे नहीं है कि भाजपा रूलिंग पावर है, भाजपा कोई मेजर अपोजिशन है। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात है कि आसाम में या बंगाल में अपना जो परसेंटेज ऑफ वोट है और मेहनत करके कितना संभव अपना आसन जो है वो बढ़ाना है, और कोशिश करेंगे कि आसाम में तरुण गोगोई को मतलब वो दिक्कत में डाल पाए। लेकिन देखिए हैट्रिक हो गया तरुण गोगोई का। अभी नरेंद्र मोदी जी पर्सनली तरुण गोगोई के जो एज है और वो जो कैंपेन कर रहे हैं तरुण गोगोई की, हमारा ये लास्ट चुनाव है, एक इमोशनल जो अपील टू द एसएमईज वोट बैंक, उसमें अगर आप पर्सनली तरुण गोगोई के खिलाफ बोलना, ये शायद बीजेपी भी सोच रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव। उसी नाते बिहार में नीतीश कुमार लालू के खिलाफ जिस तरह का कैंपेन था, उतना तल्ख बीजेपी नहीं बना रही, उसी को सोचते हुए इमोशनल। हाँ, क्योंकि लालू के साथ जैसे जंगल राज और बहुत सारे इश्यूज जो भाजपा के लिए बहुत मतलब बहुत गंभीर, और बीजेपी के वर्कर्स जो है, और बिहार एकदम हिंदी हार्टलैंड के साथ, यूपी के साथ बिहार माना जाता है। असम उस तरीके से वो असमीज लैंग्वेज इज द डोमिनेंट लैंग्वेज, इट्स नॉट द हिंदी स्टेट। तो हिंदी स्टेट और असम में फर्क है। तो अभी प्रधानमंत्री जी, मैं फॉलो कर रहा हूं, इतने बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं कि आज असम का चुनाव हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कैंपेन अचानक आज नहीं हो रहा है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो काम हुआ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि काम बहुत कुछ हुआ भी है जी। हमारा समस्या है कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, जैसे देखिए वहां अगरतला में जो पावर प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट का इंटरनल कम्युनिकेशन बिल्कुल खराब था, तो वो रोड का जो इशू है, और खासकर असम में जाके प्राइम मिनिस्टर बार बार बोले हैं, इसके पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि विकास विकास विकास। ये जो डेवलपमेंट प्लान, ये तमाम बातें, ये उनकी पुरानी बात, लेकिन कुल मिलाकर ये कि राजनीतिक हमले, मतलब तरुण गोगोई के प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर अगर देखा जाए तो 15 साल की बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उसको मुद्दा एक तरह से नहीं बनाया जा रहा है। देखिए ये इसी तरह बंगाल में भी कि ममता बनर्जी को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, या तो केरल में भी जो है जो कांग्रेस सरकार है उसको बीजेपी मुद्दा बनाते हुए इस बार नहीं लग रही है। नहीं, स्ट्रैटेजी यही है कि इंडिविजुअल को मतलब टारगेट करना न करें, क्योंकि उसमें असमीज जो सेंटिमेंट है कि आप एक असमीज चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि देखिए बिहार में आप याद कीजिए, बिहार में बिहारी नहीं, वो जो बिहार में कैंपेन का असर अच्छा नहीं हुआ था, जब आप कैंपेन किए थे, और उसमें उनके जो स्ट्रैटेजी था मतलब नीतीश जी का, उसमें वो जो बिहारी और बाहरी, तो उसमें ये एक आउटसाइडर इशू ना बने, इसमें इस बार बहुत जागरूकता है। क्या ये बहुत जागरूकता ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके अनुसार बंगाल और आसाम दोनों में बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं हो गई है क्या? बहुत ज्यादा चुनावी मुकाबला बिखर नहीं गया है क्या? नहीं, देखिए बंगाल में तो अलग समस्या हो गया है, और आसाम में क्या है, आसाम में मुस्लिम परसेंटेज दोनों में बहुत है। और पश्चिम बंगाल में तो लगभग 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें बंगाली स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है। आसाम में भी 2 टाइप है, एक है असमीज मुस्लिम और एक है जो एक्चुअली बांग्लादेशी मुस्लिम, वहां के जो बंगाली मुसलमान। तो ये सब इतने सेंसिटिव इशू है कि मुस्लिम भी एक गुट है, और कांग्रेस प्री इलेक्शन अलायंस नहीं किया, पोस्ट इलेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो इश्यूज है, बंगाल में ये आपका मानना है कि ये कुछ कंफ्यूजन है कि कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, जबकि सीटों का बंटवारा ऐसा हुआ कि अपने आप अलायंस लगता है? पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ज्यादा समस्या है कि आपके जो स्टेट यूनिट है उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ममता के खिलाफ मत लड़ो, ये आप नहीं बोल सकते हैं। और वहां के जो प्रभारी है, वहां के जो बीजेपी के जो स्टेट यूनिट है, वो अभी ममता के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन तृणमूल के, उसको लेके बहुत बड़े मतलब वो जो एक बस
उसमें स्क्रीन है और उसमें वो बार बार दिखा रहे हैं वो स्टिंग ऑपरेशन, ये भाजपा कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप को लगता है कि ऐसे ज्यादा होने से मतलब बीजेपी का थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ने से ममता का मदद हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर हो जाए कि अलायंस जो है सीपीएम और कांग्रेस अगर ममता को हरा दिया तो बीजेपी के लिए तो मेन एनिमी कांग्रेस है और सीपीएम बी टीम है कांग्रेस का। ममता तो मेन एनिमी नेशनल सेंटर स्टेज में नहीं है। तो अगर बिहार में कांग्रेस का संख्या बढ़ गया है, असम में भी अगर रह जाए कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में अलायंस का जीत हो जाए तो वो तो ममता उससे अच्छा है बीजेपी के लिए। जी नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार अभी जो ये अलायंस हुआ, कांग्रेस और लेफ्ट कितना कंफर्टेबल दोनों जगह, इनके बीच में अलायंस कितना पुख्ता, मतलब मन मिल गए क्या इनके? नहीं, देखिए अलायंस नहीं है। हाँ, लेकिन मन मिल गया, एडजस्टमेंट है। हाँ, लेकिन साझा रणनीति बनी हुई है। बहुत अच्छी ये टॉप लीडरशिप जो है स्टेट का, ये एकदम मतलब एंटी ममताइज्म इतना इस बार तीखी है कि दोनों बहुत अच्छी तरह से मिले हैं, एक दूसरे को पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, नहीं तो उसने एक दूसरे को फ्लैग यूज कर रहे हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस में है, ये मान? बहुत है जी, बहुत सस्पेंस है जी। जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook /नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।